मैं अंशुल जैन, प्रोवेक इंजीनियरिंग डायरेक्टर, आपका सबका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि वेबिनार का हमारा जो टॉपिक है बायोमास पैलेट प्रोडक्शन, बायोमास पैलेट प्रोडक्शन यानी कि हम कैसे अपने बायोमास से, वेस्टेज से हम पैलेट को कन्वर्ट कर पाए। और दूसरा, अगर हम बात करें तो करने के क्या क्या तरीके होंगे, कहां कहां उस माल को बेचेंगे और इस पूरे प्रोडक्शन का फायदा क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इन सब टॉपिक पे हम वन पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि बायोमास जो एक वर्ड है इंग्लिश का BIOMASS, जो इंग्लिश का बड़ा भारी सा वर्ड है, इसको अगर हिंदी में रूपांतरित करें तो इसका मतलब हो गया कचरा, वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्री एंड वेस्टेज ऑफ म्युनिसिपल। अगर इन सब चीजों को हम कॉन्सोलिडेट करें तो ये सारी चीज हो गया आपका बायोमास। और अगर हम इसको भी पूरा तरीके से देखें कि इस पूरे सिस्टम की यानी बायोमास से पैलेट प्रोडक्शन बनाने की सिस्टम की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे, ये फ्लैशबैक में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हम करने के जा रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ पराली से, जो कि सबसे बड़ी समस्या थी पंजाब के अंदर। पंजाब में पराली चलती थी और दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार जो है वो आंसू बहाती थी, क्योंकि वहां से जो धुआं आता था उसकी वजह से पूरा वहां का जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाता था। तब सरकार ने और केंद्र सरकार ने और इसके बाद राज्य सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट सबने मिलकर ये बाउंड किया पराली जो जनरेट कर रहे हैं फार्मर्स को कि आपको जलाना नहीं है। लेकिन जलाना नहीं है तो करेंगे क्या? तो फिर जब विशेषज्ञ इसमें इन्वॉल्व हुए तो वहां पर दो मेथड इसके अंदर निकल कर आए, या तो हम पराली से गैस बनाएं जिसको हम बोलते हैं CBG, या हम पराली से पैलेट बनाएं, पराली से पैलेट बनाएं और पराली से पैलेट बना करके हम बॉयलर्स में जलाएं। तो दोस्तों वहां से उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे करके ये पूरी जो लहर है सारे राज्यों में फैल गई। आज पूरे देश के अंदर पराली से या अदर राइस में जो हमारा प्रोडक्ट हो गया, अदर हमारा जो बायोमास हो गया, उससे पैलेट बनाने की पूरी होड़ लगी हुई है। हम पंजाब की बात करें तो जहां पराली और राइस बहुतायत में, उसी तरह से हम हरियाणा में बात करें वहां भी पराली काफी मात्रा में अवेलेबल है। राजस्थान की बात करें वहां पर मस्टर्ड हस्क है, सोयाबीन हस्क है। हम महाराष्ट्र की बात करें वहां पर सोयाबीन हस्क है, कॉटन सीड स्टॉक है। गुजरात की बात करें यहाँ पर मूंगफली है, सोयाबीन हस्क है, कॉटन सीड स्टॉक है। हम बात करें यूपी की, वहां पर राइस हस्क है, पराली है। उसके बाद वहां देखें तो बगास है यानी शुगर केन इंडस्ट्री का वेस्टेज है, वहां पर अगर देखें तो मेली भी है। बिहार की बात करें वहां भी राइस हस्क काफी है, पराली काफी है। और अगर ऐसा बात करें आसाम के अंदर तो वहां बैम्बू है। यानी कि हम देखें तो हर राज्य और हर जिला अपना अपना कोई ना कोई बायोमास क्रिएट करता है, कोई ना कोई वेस्टेज क्रिएट करता है, क्योंकि असल फसल के बाद में फार्मर्स या तो इसको जला देते हैं या फेंक देते हैं और इसका कोई यूज नहीं हो पाता। लेकिन जब इसमें कई सारे विशेषज्ञ इन्वॉल्व हुए तो इससे पैलेट बनाने का प्रोसेस डेवलप हुआ और इसी को हम बोलते हैं बायोमास से पैलेट बनाने का प्रोसेस। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं कि आखिरकार हमको बनाना भी क्यों है और क्या बनाना है। तो दोस्तों पैलेट की क्या क्या खूबी होती है, मैं एक बार पहले आपको समझाता हूं। पैलेट जो आपको अच्छा जीसीबी दे सके, यानी कि अच्छी एनर्जी दे सके। जीसीबी मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि उसके अंदर टोटल कितनी ऊष्मा है वो दे सके। पैलेट जिसके अंदर ऐश कम से कम हो, यानी कि राख कम से कम निकले। पैलेट सर आपकी आवाज आ रही, थोड़ा आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। पैलेट जो अपने आपके अंदर मॉइस्चर कम से कम रखता हो ताकि धुआं कम से कम आए, यानी कि हम जब किसको फ्यूल को जला रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन कम से कम हो। तो ऐसा कोई पैलेट जो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो इन तीनों में रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता हो वो सिर्फ और सिर्फ पैलेट हो सकता है, क्योंकि पैलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैनमेड है, बाकी सारे हमारे जो फ्यूल हैं वो नैसर्गिक है। हम आप बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या फ्यूल चल रहे हैं। तो दोस्तों हर राज्य की, हर इंडस्ट्री की अपनी एक खासियत है। पंजाब में जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी सारी है, राइस मिल काफी है। छत्तीसगढ़ में राइस मिल काफी है, वहां पर स्टील प्लांट काफी सारे हैं, पावर प्लांट काफी सारे हैं। राजस्थान में तो देखा जाए फूड प्रोसेसिंग की काफी सारी यूनिट है। हरियाणा के अंदर पावर प्लांट है, राइस मिल्स है और अलाइड जो कास्टिंग की इंडस्ट्री काफी सारी है सोनीपत साइड में। हर राज्य का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये आपको आश्चर्य होगा कि हर राज्य के अंदर जो इंडस्ट्री चल रही है वो जाने अनजाने में, यानी कि उसके अंदर नेसेसिटी है या तो बॉयलर चल रहा होगा या फर्नेस चल रही होगी, क्योंकि फ्यूल यानी कि हीटिंग हमारी एक पूरी इंडस्ट्री की नीड है। और जब फ्यूल जल रहा है तो 6 तरह के फ्यूल दोस्तों अभी तक अवेलेबल थे। पहला LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दूसरा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके बाद डीजल हमारे पास अवेलेबल था, लकड़ी थी, कोयला था, केरोसिन थी। इनमें से भी अगर हम बात करें दोस्तों तो केरोसिन तो प्राय हो गया। तो 5 फ्यूल पे हम आते हैं, यानी कि LPG, CNG, PNG और आपका डीजल और कोयला, लकड़ी। इनकी बात करें तो इन सब पर 1 to 1 स्टडी कर लेते हैं कि इनके सामने कैसे हमारा पैलेट जो है टक्कर दे रहा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गैस से, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री अभी भी गैस से चल रही है और गैस बहुत आसानी से मिलने वाली चीज थी, लेकिन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। तो अगर हम गैस से बात करें तो 100 रुपए की गैस, जो 1 किलो गैस आती है 100 रुपए की आती है और उससे हमको 12,000 कैलोरी मिलती है। 100 रुपए की गैस जो 1 किलो आती है उससे हमको 12,000 कैलोरी मिलती है। और अगर हम पैलेट की बात करें तो 1 किलो पैलेट की कीमत 12 रुपए है और उससे हमको 4,000 कैलोरी मिलती है।
यानी कि गैस के बराबर कैलोरी लाने के लिए हमें 3 किलो पैलेट यूज करना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपए के सामने 12 गुना 3 36 रुपए, राइट। इसी तरह डीजल की बात करें तो 1 लीटर डीजल जलता है तो उससे 8000 कैलोरी मिलती है, और अगर डीजल के बराबर एनर्जी चाहिए हमको तो हमको 2 किलो पैलेट जलाना पड़ेगा, क्योंकि पैलेट की जीसीबी 4000 है। तो 4000 गुणा 2 8000 हो गया, और 12 गुणा 2 यानी 24 रुपए हो गया, यानी कि जो काम हमारा 90 रुपए में हो रहा है वो हमारा 24 रुपए में होने लग गया। थर्ड आ जाते हैं हम लकड़ी की तरफ। लकड़ी के साथ समस्या क्या है कि लकड़ी यूं तो सब जगह मिल जाती है, लेकिन चोरी छुपे आती है। दूसरी चीज, लकड़ी के अंदर कभी तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है, कभी बिल्कुल सूखी लकड़ी आ जाती है। तो इंडस्ट्री में प्रोसेस कंट्रोल या आप कहें तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लकड़ी को कंट्रोल नहीं किया सकता। लकड़ी कम्स अंडर द अनकंट्रोल्ड फ्यूल, यानी कि एक भट्टी के अंदर जल गई, गीली होगी तो प्रोडक्ट कमजोर रह जाएगा, और अगर सूखी हो गई तो प्रोडक्ट जल जाएगा। तो लकड़ी भी इस तरह से बड़ी समस्या की प्रॉब्लम थी। अब आ जाए हम कोल के ऊपर। तो कोल दोस्तों, अगर हम किसी पावर प्लांट की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो कोल हम जब 1 टन बाय करते हैं उसके अंदर 20 से 15% से 20% तो चूड़ी आती है, जो कि हमारी यूज की नहीं होती। तो अगर हम 1 टन कोल में से देखें तो 850 किलो से 800 किलो ही हमारे पास कोल इफेक्टिव आता है। अब कोल जब जलता है तो उससे 30 से लेकर के 45% तक ऐश बनती है, यानी अगर हम देखें तो 1 टन में से 350 से 400 किलो ही कोल हमारे काम का होता है, बाकी 600 किलो 650 किलो वेस्टेज। तो अगर रेट हमारी कोल की 3000 जीसी की 5 रुपए आ रही है, तो वो हमको जाके पड़ती है 10 रुपए 11 रुपए। और उसमें भी कोल का हैंडलिंग जो उसका बुरादा है, उसकी हैंडलिंग फ्लैश की यानी कि राख की हैंडलिंग अलग से, उसके पैसे अलग से। इस तरह से देखा जाए दोस्तों, इन सब चीजों के बीच में देखा जाए तो पैलेट ही, मुझे ही नहीं पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं इस सब चीजों की तो आज वर्ल्ड इसमें काफी आगे निकल चुका है। हमारे यहाँ पर अभी करंट में हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनकी मेहनत से कहा जाए, अभी जो करंट कैबिनेट है कि हम रिन्यूएबल पर बात भी कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे विश्व के अदर जो देश है इसमें कई आगे निकल चुके थे और हम बहुत पीछे काम कर रहे हैं। तो अगर अभी देखा जाए वर्तमान में जितने भी फ्यूल हैं उनके सामने से पैलेट ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 1 to 1 सारे फ्यूल को 1 to 1 रिप्लेस कर रहा है, 1 to 1 रिप्लेस कर रहा है। तो दोस्तों ये बात हुई पैलेट की। तो मैंने आपको अभी तक पैलेट की खूबी बता दी कि पैलेट क्या खूबी का होगा, जिसके अंदर अच्छी जीसीबी हो, राख कम हो और इसके अंदर मॉइस्चर कम हो, वो पैलेट होगा, और रेट भी कम हो तो अच्छी बात है। और किस तरह से बाकी सब फ्यूल को रिप्लेस कर रहा है ये मैंने आपको बताया। दोस्तों इसके आगे हम एक चलते हैं तो ये देखते हैं कि आखिरकार पैलेट का इंडस्ट्री में यूज कैसा होता है और कौन कौन सी वो इंडस्ट्री है जो कि यूज करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हम बात करें तो हमारे पास इंडस्ट्री के 4 पायदान आप यहां पर सामने दिखते हैं। 4 बड़ी मेजर हमको यूसेस की जगह दिखती है। पहली सबसे बड़ी जो मेजर इंडस्ट्री है जहां पर कि पैलेट की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है हमारा एनटीपीसी और पावर प्लांट। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी हमारे पूरे देश का जो कोयला आ रहा है उसका 42 से 50% का जो कोयला है या उससे भी ज्यादा सिर्फ पावर प्लांट में आता है, यानी कि पावर प्रोडक्शन में काम आता है। यानी कि सारे जो हमारा कोल का कंजप्शन है उसका 50 to 60% कोल कंजप्शन हमारा थर्मल प्लांट में काम आ रहा है, बिजली उत्पादन के काम आ रहा है। अब अगर हम किसी तरह से इसको रिप्लेस कर पाए किसी अल्टरनेटिव फ्यूल से, तो ना केवल हम फ्यूल की कॉस्ट को कम करेंगे, कोल के दोहन को कम करेंगे, बल्कि इंपोर्ट जो हमारा हो रहा है, डॉलर हमारा जो बाहर जा रहा है, उस पर भी हम कम कर पाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो एनटीपीसी सबसे बड़ा ग्राहक है, यानी कि पावर प्लांट बड़े ग्राहक है। लेकिन एनटीपीसी या पावर प्लांट के साथ में एक बड़ा नखरा है कि ये लोग कहते हैं कि हमें 3000 जीसीबी से मटेरियल कम नहीं चाहिए और 4000 जीसीबी से ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब नखरे ये है कि 1000 जीसीबी का हम आपको 2 रुपए 32 पैसे देंगे, 3000 जीसीबी से हमको कम नहीं चाहिए, 4000 जीसीबी से ऊपर नहीं चाहिए, 3000 जीसीबी का हम आपको 7 रुपए देंगे और 4000 जीसीबी का हम आपको 9 रुपए देंगे फिक्स। आप इसमें ज्यादा डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, शक्कर ज्यादा डाल दीजिए चाय में, उनको मतलब नहीं है। दे ओनली बॉदर्ड कि हमको 4000 जीसीबी से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप दे रहे हैं ये आपकी इच्छा है, लेकिन हमें तो 4000 जीसीबी तक चाहिए। दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि उनको अपनी प्राइसिंग कोल के कंपेरिजन में मैचिंग करनी है। क्योंकि कोल में जहां पर एशेस को कैलकुलेट करके या प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करके जहां पर एश का परसेंटेज माइनस करके कोल की कॉस्टिंग 10-11 रुपए आ रही है, वो भी चाह रहे हैं कि इसी रेट में आ जाए। लेकिन होता उल्टा है, कोल के सामने हमारा पैलेट सस्ता पड़ रहा है, सस्ता खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से बात करें तो एनटीपीसी एक बहुत बड़ा बायर, वर्तमान में 77 से 80 लाख टन के पूरे देश के अंदर ऑर्डर निकले हुए हैं एनटीपीसी के, लेकिन उनके सामने उनको मिल पा रहा है लगभग 3 लाख मेट्रिक टन। आपको मैं थोड़ा सा और बड़ा पिक्चर बता दूं तो पूरे देश के अंदर हमारे जो पावर प्लांट है उनकी उत्पादन क्षमता है 220 गीगावाट की, 220 गीगावाट पावर क्षमता के उत्पादन कर सकते हैं। और इनमें एनटीपीसी का बड़ा योगदान है, राज्यों के थर्मल प्लांट का बड़ा योगदान है। और उनमें से बात करें तो सिर्फ 20 गीगावाट के प्लांट ऐसे हैं जिन पे अभी ये पहल हुई है कि कोल की जगह पर पैलेट को चलाया जाए। लेकिन इसमें भी एक मैंडेशन था कि ओनली कोल जो है उसका 5 से 7% ही पैलेट में रिप्लेस करना है, 100% नहीं, ओनली 5 to 7%।
तो आप समझ रहे हैं 5 to 7% अगर 220 गीगावाट का देखूं तो पर ईयर की जो रिक्वायरमेंट आती है वो 3 करोड़ मेट्रिक टन की आती है। 3 करोड़ मेट्रिक टन पैलेट की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर मैं इसको संदर्भित करूं तो 1000 मेगावाट का प्लांट है, उसको 500 टन पर डे पैलेट की आवश्यकता होती है। यानी कि आप अगर देखें तो हमारे जैसे 50 लोग मिलकर काम करें तो भी संभव नहीं कि हम इसको पूरा कर पाए, और पूरे देश के अंदर लाखों लोग भी काम करें, 5 लाख 10 लाख लोग भी काम करें तो भी संभव नहीं कि हम इस रिक्वायरमेंट कर पाए। बट ऑन द अदर हैंड हमें रॉ मटेरियल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको रिक्वायरमेंट पूरी करनी तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा वो सब चीज भी देखनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो पावर प्लांट बड़ा बायर, लेकिन शर्तें कठिन, 3000 से 4000, 3000 का 7, 4000 का 9 रुपए फिक्स। लेकिन इसमें भी लोग कमा रहे हैं, 50-75 पैसा कमा रहे हैं, हम उसमें भी वर्किंग करेंगे। सेकंड जो बड़ा ग्राहक है वो है तो पावर प्लांट, लेकिन कौन सा? प्राइवेट पावर प्लांट। पावर प्लांट मतलब अडानी, रिलायंस या ऐसे पावर प्लांट जहां बड़े बड़े लोग अपने प्लांट को चलाने के लिए पावर खुद जनरेट कर रहे हैं। कई सारी ऑयल इंडस्ट्री अपनी पावर जनरेट कर रही है, कई स्टील इंडस्ट्री, कई फार्मा की इंडस्ट्री, कई केमिकल की इंडस्ट्री अपनी पावर खुद जनरेट करती है। और छोटे प्लांट यानी 50 मेगावाट से लेकर के 250 मेगावाट तक के खुद ने प्लांट लगा रखे हैं। ऐसे लोग भी अच्छे बायर हैं और रहेंगे। लेकिन ये दो तरह से पैलेट लेते हैं। ये पैलेट लेते हैं अपने बॉयलर को चलाने के लिए, अपने भट्टी को चलाने के लिए, और पैलेट लेते हैं अपने पावर प्लांट को चलाने के लिए। दो तरह से यूज, डबल यूज। ये भी अच्छी खासी क्वांटम है। इनका अगर पूरे साल का रिक्वायरमेंट देखा जाए तो ये 1 करोड़ मेट्रिक टन से कम का नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन ये कहते हैं हमें माल चाहिए अच्छा, हमें कचरा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट द गार्बेज, वी नीड क्वालिटी। हमको 3500 से लेकर के 4500 जीसी को माल चाहिए। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील रोलिंग मिल चला रहे हैं, वो 800 डिग्री की टेम्परेचर क्रिएट करना चाहते हैं, उनको फिर 4500 जीसी को माल चलेगा। जो 1200 डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट करना चाहता है उनको 6000 जीसी को माल चलेगा। यानी कि ये है क्वालिटी बायर, ये कचरा नहीं लेंगे और अच्छा पैसा भी देने को रेडी है। जहां 4000 जीसी का एनटीपीसी और थर्मल प्लांट आपको 9 रुपए दे रहे हैं, ये आपको 10, 10.5, 11 रुपए देने को रेडी है। तो ये सेकंड बड़े बायर। हम आ जाए तीसरे बायर के बाद, तो वो तीसरा बायर है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड बायर, असंगठित बायर। असंगठित बायर मतलब जिसका कोई धरी धोनी नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसका कोई फ्लैगशिप बियर नहीं है। यानी आज हम नाम दे रहे हैं एनटीपीसी थर्मल प्लांट, ऐसा उसके लिए कोई नाम नहीं है। अलग अलग तरह की इंडस्ट्री जो हमारे हर शहर में होती है। मसलन कि अगर मान लीजिए आप लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ में जो इंडस्ट्रीज है, कोटा में मैं रह रहा हूं तो कोटा में क्या इंडस्ट्रीज, पुणे में क्या इंडस्ट्रीज है, तो वो इंडस्ट्रीज है पोहा प्लांट, परमल प्लांट, चिवड़ा प्लांट, लोहे की गलाई की भट्टी, एल्यूमिनियम गलाई की भट्टी, कुकर बनाने की फैक्ट्री, चम्मच गलाने की फैक्ट्री, राइस मिल, दाल मिल, फूड प्रोसेसिंग की जितनी फैक्ट्रीज हुई, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्लांट। यानी कि जहां जहां से धुआं निकल सकता है शहर के अंदर वो सब जगह, बॉयलर यूज कर रहा है वो सब जगह, जो फर्नेस यूज कर रहा है वो सब जगह। और दोस्तों अगर इसका हम क्वांटम देखा जाए तो ये आता है 5 करोड़ मेट्रिक टन सालाना का। आपको यकीन नहीं होगा कि अभी दिल्ली के अंदर अगर पर डे रिक्वायरमेंट देखा जाए तो वो 2500 से 3000 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट अभी वर्तमान में है। जबकि दिल्ली के अंदर अभी 20% इंडस्ट्रीज भी, मैं 20% भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 20% इंडस्ट्री भी पैलेट पे नहीं आई है। अगर 100% आ जाएंगी तो कई और लाखों टन महीने का और रिक्वायरमेंट रहेगा, करोड़ों टन का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये एक बड़ा ग्राहक। लेकिन इस कैटेगरी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में काम कर रही है, इंडस्ट्रियल जोन में काम कर रही है, इसलिए इनके पास लेबर कम होती है। ये कहती है हमें पैलेट तो चाहिए लेकिन हमें 4000 से 4500 चाहिए। एनटीपीसी 3 से 4000, प्राइवेट पावर प्लांट 3.5 से 4500, और ये इंडस्ट्री कहती है हमको 4000 से लेकर 5000 तक कमा दो। ऐश लेकिन हमें कम चाहिए, ऐश हमें 5% से कम चाहिए, 3-4%, 4% चाहिए, और मॉइस्चर हमको चाहिए 7%। क्योंकि हमारे यहाँ तो ना तो राख उठाने के लिए लेबर मिलेगी, ना धुआं निकलने के बाद हमको टेंशन होगी। धुआं निकलेगा हमारे यहाँ पोल्यूशन आके बैठेंगे, पोल्यूशन वाला आके बैठेंगे, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट अलग। लेकिन ये कहती है हम आपको 4000 जीसी को 12 रुपए देंगे, 4500 जीसी को हम आपको 13 रुपए देंगे, 14 रुपए देंगे, और 6000 जीसी अगर आपने दे दी तो हम आपको 17 रुपए, 18 रुपए देने को रेडी है। यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड बायर जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग बायर, सबसे ज्यादा पैसे देने वाले बायर। तो दोस्तों 3 बड़ी इंडस्ट्री मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो चौथा बड़ा इंडस्ट्री है वो है सीमेंट प्लांट। आपको पता है पूरे देश के अंदर जो नींव देखते हैं हम, बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सड़क बन रही है, इस सब के अंदर जो नेसेसिटी है वो है सीमेंट की। और सीमेंट इंडस्ट्री इस पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज के अंदर आता है। और आपको आश्चर्य होगा, एक सीमेंट प्लांट में आप जो सीमेंट का बैग देखते हैं, 300 रुपए बैग देखते हैं, उसके अंदर 125 रुपए से 150 रुपए जो कॉस्टिंग होती है वो सिर्फ उस प्लांट के अंदर जलने वाले फ्यूल की होती है। यानी कि 45% जो सीमेंट की कॉस्ट होती है वो उसकी फ्यूल की होती है, जो कोयला जल रहा है उसके अंदर, पेट कोक जल रहा है। और ये सीमेंट प्लांट कहते हैं कि भैया आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास बायोमास है तो आप उसको ग्राइंडिंग करो, 35 mm के आसपास के ग्राइंडिंग करो, 15% से मॉइस्चर नीचे लाओ और उसको हमको ट्रांसपोर्ट करके हमारे प्लांट पे दे दो। आप पैलेट भी मत बनाओ, आप हमको सिर्फ ग्राइंडिंग करके दे दो।
यानी कि अगर आपको बायोमास है तो आप ग्राइंडिंग करके अगर सीमेंट प्लांट को दे रहे हैं तो आप आसानी से 5.5 से 6 रुपए वहां भी कमा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको अभी नया वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा जो आज ही लॉन्च हुआ है। यानी 4 बड़े बायर, चारों की अपनी अपनी शर्त है, लेकिन एश्योर्ड बायर सबके सब बड़े हाथी हैं जिनको आप मटेरियल दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई यूजेस की, लेकिन अब इन सब इंडस्ट्रीज में देखें तो पैलेट काम कैसे करता है। हम अगर बात करें सीमेंट प्लांट की, हम अगर बात करें पावर प्लांट की, एनटीपीसी की, तो इनमें क्या होता है, कोल के साथ में 5 से 7% पैलेट मिक्स किया जाता है और मिक्सिंग के बाद में इसको फिर बॉल मिल में ग्राइंडिंग किया जाता है। यानी कि यहां पर कोल पिस रहा है, कोल के साथ में पैलेट पिस रहा है। इसीलिए इन लोगों को क्लिंकर की दिक्कत नहीं होती है। क्लिंकर इनके लिए बड़ा मैटर नहीं है कि कोई आ रहा है इसमें पत्थर आ रहा है या कोई बाद में जाकर के अवशेष बन रहा है, दे डोंट मैटर फॉर दैट। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर मॉइस्चर कम रहनी चाहिए, यानी 14% से मॉइस्चर कम रहनी चाहिए। अगर 14% से मॉइस्चर ज्यादा हो गई तो जो ये पैलेट है हमारे कोल को भी मॉइस्चर दे देगा और हमारी जो लाइन्स है वो चोक हो जाएंगी। इसलिए दे आर बॉदर्ड फॉर द मॉइस्चर रादर टू द एश एंड दिस क्लिंकर। तो फर्स्ट हमारा यूजेस हो गया ग्राइंडिंग करना। सेकंड यूजेस जो आ गया दोस्तों वो हो गया हमारा, जैसे हमने देखा होगा पुरानी रेलगाड़ियों में भाप के इंजन में कोयले को डाला जाता था फावड़े से और उसके बाद वो रेलगाड़ी चलती थी। इसी तरह से कोयले की जगह पर पैलेट को जला जा सकता है और इस तरह से इंडस्ट्री चल रही, जो बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, फर्नेसेस ऐसे चल रही। थर्ड यूज हो गया जो हमारा सबसे जो अनऑर्गेनाइज्ड बायर है उसके लिए कैसे हो गया, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में होते हैं, इनके लिए फ्यूल की कॉस्ट बड़ी मैटर करती है। तो इसके लिए दोस्तों एक पैलेट बर्नर लगता है। पैलेट बर्नर के अंदर हमारी कंपनी पैलेट बर्नर बनाती है और इंडिया के अंदर विख्यात है। पैलेट बर्नर में आप जब पैलेट डालेंगे तो वहां से कंट्रोल फीडिंग से आपको पैलेट डालना होगा भट्टी के अंदर। इस केस में अगर आपका टेम्परेचर आ जाता है तो पैलेट बनना बंद हो जाता है, टेम्परेचर कम होगा पैलेट बनना चालू हो जाएगा, यानी कंट्रोल फीडिंग। आपको कंट्रोल फीडिंग दे रहा है या फ्लेम दे रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो 3 तरह से यूज होता है। इसीलिए हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी खूबी है। जहां पर पैलेट बर्नर में जल रहा है वहां पर कहते हैं जीसीबी ज्यादा चाहिए, राख कम चाहिए, क्योंकि पैलेट बर्नर में आपको फ्लेम बनानी है, आग की फ्लेम बनानी है, तो वहां पर जीसीबी बहुत हाई चाहिए। जहां पर पिसाई हो रही है इसकी वहां पर उनको जीसीबी 3000 से 4000 चाहिए, क्योंकि उनको बाद में जाकर बॉयलर में जलाना है इसको। तो ये है दोस्तों यूजेस। अब इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो इस पूरे प्लांट का है, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे प्लांट का जो पार्ट है कि इसको बनाए कैसे, पैलेट को बनाए कैसे। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि पैलेट को बनाने के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो है पराली, यानी कि राइस स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ, राइस हस्क, मस्टर्ड हस्क, सोयाबीन हस्क, कॉटन सीड स्टॉक, बंबू, नेपियर ग्रास, वुड डस्ट, सॉडस्ट, वुड पैलेट, देन लकड़ी हो गया। इसके बाद अगर बात करें बैम्बू हो गया। ये हमारे पास अमूमन सारे रॉ मटेरियल है और हमें प्लांट ऐसा लगाना दोस्तों जो कि वर्सेटाइल हो। वर्सेटाइल मतलब मल्टीपर्पज, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्पेशलिटी। मतलब एक प्लांट जिसके अंदर हम ये कैटेगरी जो तीनों चारों कैटेगरी है ABCD, पावर प्लांट यानी एनटीपीसी, प्राइवेट पावर प्लांट, हमारे अनऑर्गेनाइज प्लांट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और हमारा सीमेंट प्लांट, इन चारों को माल दे पाए ऐसा हमको प्लांट लगाना है। क्योंकि आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, एनटीपीसी आपसे लेता ही रहेगा, तो कभी बंद भी कर सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको प्लांट ऐसा लगाना है जो मल्टीटास्किंग हो, मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी स्पेशलिटी हो। ऐसा ही कोई प्लांट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। तो यह जो प्लांट देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लांट जो देख रहे हैं, ये प्लांट जो देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये एक श्रेडर का है। अगर आप ये देखें, ये श्रेडर मशीन है जो कि सबसे पहले पराली या जो मस्टर्ड हस्क है या अगर बात करें कॉटन सीड है, ऐसी सब चीजों को ग्राइंडिंग करती है और 1 से 2 इंच के टुकड़े में कन्वर्ट करती है। ये आपका राइस हस्क और पराली के लिए, राइस स्ट्रॉक के लिए, पैडी स्ट्रॉक के लिए ग्राइंडिंग करने का इंस्ट्रूमेंट होगा। इसको बोलते हैं हम श्रेडर मशीन। शेडर मशीन बोलते हैं जो आप देख रहे हैं, इसको शेडर मशीन बोलते हैं क्योंकि ये 30 से 50 mm कन्वर्ट कर देता है हमारी पराली को, कॉटन सीड के स्टॉक को। उसके बाद इसी के साथ हमने मशीन लगाई है, इसको बोलते हैं चिपर और लॉगीटर। ये आप जो देख रहे हैं चिपर लॉगीटर, ये क्या करता है, बेसिकली लकड़ी से बुरादा बनाता है या बंबू से बुरादा बनाता है। अब ये आप पूछेंगे इसके साथ ये क्यों, क्योंकि हमने बात की है वर्सेटाइल प्लांट की, क्योंकि हमको एक ही प्लांट में सब चीज लगानी है, उससे हमको माल बनाना है, हमको सब चीजों पर डिपेंडेंट रहना है। तो शेडर लगाया, उसके साथ चिपर लगा लिया, ये आप पे डिपेंड है। आप जब हमसे बात करेंगे तो कस्टमाइज भी हम कर देंगे आपको। लेकिन चिपर से बात करें तो हमको चिप्स मिल जाएंगे, पाउडर यहां से मिल जाएगा लॉगीटर से, और शेडर से बात करें तो हमको 30 से 50 mm के पार्टिकल मिलेंगे। उसके बाद हम इसको लाएंगे सेकंड स्टेज में, जो है हमारा ग्राइंडर। ये आप जो देख रहे हैं ये हैमर मिल है, हैमर मिल ग्राइंडर है। हैमर मिल कहती है कि हम इसको ग्राइंडिंग करके 6 से 10 mm यानी कि आधा इंच से कम के पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हैमर मिल के भी रख रहे हैं, ये कहती है अगर मॉइस्चर आपके 15 से 20% ज्यादा है तो मैं माल को पीसूंगी नहीं, क्योंकि चौक हो जाएगी। इसीलिए अगर आपकी मॉइस्चर 15 से 20% यानी 20% से ज्यादा है तो आपको ड्राई करना पड़ेगा। या आप जो देख रहे हैं ये ड्रायर है, या आप जो देख रहे हैं ड्रायर है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्रायर। या आप जो देख रहे हैं फ्लैश ड्रायर में ये भट्टी है, और ये भट्टी में जो हमारी ये जो ऊष्मा पैदा होती है
एयर पैदा होती है, इसके साथ में हमारा प्रोडक्ट कैरी होता है। ये आप देख रहे हैं, यहां से प्रोडक्ट जाता है, प्रोडक्ट कैरी होगा और कैरी होने के बाद में यहां से निकल जाएगा, सूखा हुआ प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लैश ड्रायर। और इसी तरह का हमारा दूसरा जो ड्रायर है उसको हम बोलते हैं रोटरी ड्रायर, यानी कि ये जो आप ड्रायर देख रहे हैं ये रोटरी ड्रायर है। इसके अंदर आप देख रहे हैं फर्नेस है और यहां से ये ड्रम जब घूमता है तो इससे हमारा प्रोडक्ट जो है आगे निकलता है। यहां से प्रोडक्ट डालेंगे और यहां से प्रोडक्ट ड्राई होने के बाद में आगे निकल कर आएगा, ये रोटरी ड्रायर है। दोस्तों विशेष करके मैं आपको बता दूं कि फ्लैश ड्रायर, रोटरी ड्रायर कहां कहां यूज होते हैं। तो फ्लैश ड्रायर मोस्टली पाउडर टाइप के प्रोडक्ट जैसे कि सॉडस्ट हो गया, राइसेस हो गया, या कोई भी प्रोडक्ट जैसे नेपियर हो गया जिसका कि पाउडर है, जिसकी बल्क डेंसिटी कम है, जिसकी उड़ने की क्षमता है, उन सबके लिए फ्लैश ड्रायर यूज होता है। और वो प्रोडक्ट जैसे 30 से 50 का पराली का टुकड़ा हो गया, या सॉडस्ट का या चिप्स हो गया, या हम बात करें तो कॉटन सीड का स्टॉक हो गया, ऐसे सारे प्रोडक्ट के लिए हम रोटरी ड्रायर यूज करते हैं। बट रोटरी ड्रायर मल्टीटास्किंग है, फ्लैश ड्रायर की लिमिटेशन है। तो हमने क्या किया दोस्तों, पहले श्रेड किया या चिपर लगाया, दोनों में से जो भी, हमारी लकड़ी तो चिपर लगेगा, अगर पराली तो शेडर लगेगा। उसके बाद हमने ड्राई किया या हैमर किया, हैमर किया या ड्राई किया, डिपेंड मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर ज्यादा तो पहले आप ड्राई करेंगे, मॉइस्चर कम है तो आप हैमर मिल कर लेंगे। उसके बाद यहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा, यहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा ये सीधा आपका आएगा मिक्सचर में। ये जो आप देख रहे हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या यूज है दोस्तों, मिक्सचर बेसिकली काम आता है आपकी जीसीयू बढ़ाने के लिए। जीसीयू बढ़ाने के लिए मतलब अगर आप मान लीजिए पराली यूज कर रहे हैं तो आपकी जीसीयू आ रही है 3000, लेकिन आपको मान लीजिए पावर प्लांट को देना है तो आप कहेंगे यार मुझे 3000 की क्यों दूं, मैं 4000 की दूंगा। तो आप क्या करेंगे, पराली के अंदर यहां पर लकड़ी का बुरादा मिला सकते हैं, आप सोडा से ऐड कर सकते हैं, नेपियर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर मूंगफली के छिलके मिला सकते हैं। यानी कि आप अगर जीसीयू बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मिक्सचर हो गया। थोड़ा घुमाना कैमरे कैमरा घुमाना। जीसीयू बढ़ाना चाहते हैं तो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर होने के बाद में आपको जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा हमारा पैलेट मशीन के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं ये पैलेट मशीन है। यहाँ पैलेट मशीन से हम लोग 6 mm, 8 mm, 10 mm का पैलेट बना सकते हैं, 6, 8 और 10 mm का। यानी हमने मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद हम पैलेट मशीन में लेकर आ गए। यहाँ से हम पैलेट मशीन से पैलेट बनाएंगे, 6 mm, 8 mm, 10 mm का पैलेट बनाएंगे। उसके बाद हम लाएंगे ग्रेडर पे, ग्रेडर से हम लोग इसकी जो डस्ट है उसको निकाल देंगे, क्योंकि पैलेट बनाने के दौरान डस्ट बनती है, उसको निकाल देंगे। उसको हम कूलर पर लाएंगे यानी कि ठंडा करेंगे और पे पैकिंग कर देंगे। यानी कि अमूमन दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो लगभग 7 से 8 स्टेप के अंदर हम लोग पैलेट को बना सकते हैं। पहली स्टेप शेडिंग या चिपिंग, सेकंड स्टेज ड्राइंग, थर्ड स्टेज ग्राइंडिंग, फोर्थ स्टेज मिक्सिंग, फिफ्थ स्टेज पैलेटाइजेशन, सिक्स्थ स्टेज ग्रेडिंग, सेवंथ स्टेज कूलिंग, 8th स्टेज पैकिंग। इन 8 स्टेप से हम किसी भी प्रोडक्ट का पैलेट बना सकते हैं। ये बात हुई दोस्तों हमारे ऐसे प्लांट की जो कि मल्टीटास्किंग है, मल्टी स्पेशलिटी प्लांट है। अब आपके लिए सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिरकार प्लांट की कॉस्टिंग क्या है। तो लास्ट फेज में हमारे दोस्तों प्लांट की कॉस्टिंग। हमारे जो प्लांट है हमारे पास 5 तरह के मॉडल है। आप सब लखपति करोड़पति लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए हम ऐसा मॉडल ला रहे हैं जो कि वायबल मॉडल है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप एनटीपीसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एनटीपीसी की एक कंडीशन है कि आपका प्लांट किसी भी तरह से 7300 यानी कि 7500 मेट्रिक टन 7500 मेट्रिक टन 7500 मेट्रिक टन एक साल में बनाना चाहिए। उसको अगर हम दिन में डिवाइड कर दें या महीने में डिवाइड कर दें तो 600 टन महीने का हो गया, और उसको हम दिन में डिवाइड कर दें तो 30 टन पर डे का बनना चाहिए। यानी एनटीपीसी के लिए अगर आपको प्लांट लगाना है तो आपको 2 टन पर आवर का प्लांट लगाना पड़ेगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 5 मॉडल है, 500 किलो प्रति घंटा, 1000 किलो प्रति घंटा, 2000 किलो प्रति घंटा, 5000 किलो प्रति घंटा और 10000 किलो प्रति घंटा। यानी कि 500 kg पर आवर, 1 टन पर आवर, 2 टन पर आवर, 5 टन पर आवर एंड 10 टन पर आवर। लेट्स से अगेन 500 kg पर आवर मतलब हो गया 10 टन पर डे 20 घंटे के अंदर। 1 टन पर आवर मतलब हो गया 20 टन पर डे। 2 टन पर आवर मतलब हो गया 40 टन पर डे। 5 टन पर आवर मतलब हो गया 100 टन पर डे और 10 टन पर आवर मतलब हो गया 250 टन पर डे। अब हम इसकी सारी स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या प्लांट होता है, क्या पावर लगती है। 500 kg पर आवर प्लांट, जगह लगती है 4000 से 5000 स्क्वायर फीट, पावर लगती है 125 से 150 kVA, बजट चाहिए आपको 35 से 50 लाख का, 55 लाख तक का। राइट, 1 टन पर आवर का प्लांट हो गया यानी कि 20 टन पर डे का प्लांट हो गया, जगह लगती है 7 से 8000 स्क्वायर फीट की, पावर लगती है 180 से 200 kVA की, बजट चाहिए 65 लाख से 90 लाख तक का। थर्ड प्लांट हो गया 2 टन पर आवर का यानी 40 टन पर डे का, इसके लिए जगह लगती है 9 से 10,000 स्क्वायर फीट की, बजट लगता है 1 से 1.25 करोड़ रुपए का, पावर लगती है 300 से 350 kVA का। चौथा प्लांट हो गया 5 टन पर आवर का यानी कि 100 टन पर डे का, इस प्लांट के लिए बजट लगता है 2.5 से 3 करोड़ का, जगह लगती है 15,000 से 18,000 स्क्वायर फीट की और पावर लगती है लगभग 800 से 900 kVA की। और हम 5वां प्लांट देखें 10 टन पर आवर जो कि जम्बू प्लांट कहलाता है, उसके लिए 10 टन पर आवर मतलब 250 टन पर डे। ऐसे प्लांट के लिए जगह लगती है लगभग 22 से 25,000 स्क्वायर फीट की, पावर लगती है 1300 से 1500 kVA की, बजट लगता है 5.5 से 6 करोड़ का। यानी दोस्तों 5 प्लांट हमने देखे तो जगह भी बढ़ रही है, पावर भी बढ़ रही है, पैसा भी बढ़ रहा है।
ये आप पे डिपेंड है, आप कितना प्लांट लगाना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज और अंडरलाइन कर दूं, लेट्स से हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं 2 टन पर आवर का यानी 40 टन पर डे का प्लांट अगर मान लीजिए 1 से 100 करोड़ में हम दे रहे हैं, इसके अलावा आपको शेड बनाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, बस बार लगाना पड़ेगा, पावर फैक्टर पैनल लगाना पड़ेगा। तो इन सब बजट को देखा जाए तो 2.25 करोड़ का प्लांट लगता है पूरा, क्योंकि कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, हम प्लांट दे सकते हैं, मशीनरी दे सकते हैं। तो 2.25 करोड़ का प्लांट लगेगा, 25 लाख रुपए आपको रॉ मटेरियल के रखने, यानी कि 2 टन का प्लांट लगाने के आपको 2 करोड़ का बजट चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, बाकी डिटेल आप हम जब से बात करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे क्या क्या मॉडल्स हैं। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये दोस्तों कि इस पूरे प्लान के तीन स्टेप हैं। पहला है प्रोक्यूरमेंट, सेकंड है प्रोडक्शन और थर्ड है आफ्टर सेल्स। प्रोक्यूरमेंट यानी कहां से खरीदी करें, प्रोडक्शन मतलब कैसे बनाएं, और तीसरा है कहां बेचें। नेचुरली अगर उल्टा चले हम, आफ्टर सेल्स मैंने आपको बता दिया कहां बेचना है। प्रोडक्शन के लिए बात करें तो प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट जो हमारी कंपनी है, आपके पार्टनर बनने के लिए तैयार है, हम आपके साथ काम करने को तैयार है, आपको ऐसी टेक्निक दे सकते हैं जिससे आप बना सकते हैं। लेकिन प्रोक्यूरमेंट यानी कि खरीदी कहां से करें, ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि आप जिनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे वो कभी भी आपको डिच कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फार्मर आपको डिच कर देगा, लेकिन अगर आप एक फार्मर डिपेंड है, आज वो 1 रुपए किलो माल दे रहा है, कल को 1.5 रुपए किलो देगा, प्राइस फॉर्मा आ जाएगा, तो फिर आपकी बजटिंग बिगड़ जाएगी। तो आपको यहां पर एफपीओस यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, फार्मर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, फार्मर को एग्रीमेंट देना पड़ेगा, उनके साथ बाध्यता लानी पड़ेगी 5-5 साल की, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, अगर आप मान लीजिए एक शहर के अंदर आप पावर प्लांट को दे रहे हैं और आपका राइवल या आपका कोई दुश्मन या आपका कोई दोस्त अगर वो प्लांट लगा लिया और वो अगर इस प्राइस फॉर्म में आ गया, कभी फार्मर को आप 1 रुपए दे रहे हैं, वो 2 रुपए देने बैठ गया, तो भी आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको क्लस्टर बनाना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर के साथ में भी, जो आपको पावर प्लांट को दे रहे हैं या मार्केटिंग दे रहे हैं, उनके साथ क्लस्टर बनाना पड़ेगा। प्राइस वॉर में अगर हम कोई भी उतरता है, फार्मर उतरता है या हम इंडस्ट्री उतरते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर बहुत नुकसान हो सकता है। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट द बायोमास टू बायोमास पैलेट, कैसे बनाया जाए इसके बारे में मैंने पूरा बताया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरा नंबर 7073642737 यानी कि 7073642737 जो मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है, इस पे सवेरे 11 से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और फरीदाबाद किसी भी फैक्ट्री पर आप विजिट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। यहाँ मेरी बात तो खत्म होती है, आपके सवाल जवाब चालू होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के लिए अगर आपको हमसे मिलना है तो आप कोटा पधारिए, हमारी फैक्ट्री बैठिए, रनिंग प्लांट देखिए और अपनी तसल्ली करके इस बिजनेस में आइए। बिजनेस के तीनों आयाम, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और आफ्टर सेल्स, तीनों को ध्यान में रख के काम कीजिए, तीनों का होमवर्क कीजिए। प्रोडक्शन के लिए ऑफ कोर्स आपको ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोक्योरमेंट पे, आफ्टर सेल्स पे थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, फिर हम आपके साथ चलने को तैयार है। यहां मेरी बात खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अब आपके क्वेश्चंस, मेरे जवाब।